जैसे ही पृथ्वी ने विराम लिया, मिसेस बन्ना ने कहा, मैंने अपनी मृत्यु शैया पर टेलीविजन पर यह समाचार सुना था और वह वही महीना था, फरवरी का। मुझे याद है, जब तेज 6 घंटे की गहरी नींद से अचानक उठी, तब वे चकित रह गए थे। थके होने के कारण वे मेरे बिस्तर के समीप अपनी कुर्सी पर ही सो गए थे। मॉनिटर के फ्लैट लाइटिंग की धुन ने उन्हें जगा दिया था। वे मुझ पर दृष्टि रखने हेतु सीधे बैठ गए और अकस्मात ही सब कुछ उन पर एक अनवरत प्रलय के समान टूट पड़ा। मेरी मृत्यु हो गई थी। उनका प्रयोग विफल हो गया था। एक विशेषज्ञ होने के उपरांत वे उसी की रक्षा करने में असमर्थ थे जो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण थी। थोड़ी सी हलचल से भी उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने सहारे के लिए अपनी कुर्सी पकड़ ली और झट से उठ गए। उन्होंने चादर खींची और मेरे मुख को ढक दिया। उनकी आंखें शोकाकुल आंसुओं से चमक उठी। वे व्याकुल थे और नहीं जानते थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें मेरे दाह संस्कार और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए? क्या उन्हें कुटुंबजनों को मेरी मृत्यु का समाचार देना चाहिए? परंतु सर्वप्रथम उन्हें अपने तीव्र सिरदर्द के लिए इब्रूफेन की आवश्यकता थी। वे नीचे प्रयोगशाला में गए और एक अलमारी में औषध की एक पत्ती रखी हुई पाई। जैसे ही वे पुनः ऊपर जाने के लिए मुड़े, उन्होंने कुछ गड़गड़ाहट सुनी। फिर जो उन्होंने देखा उसकी उन्हें कतई आशा नहीं थी और वे चकित होकर मानो उछल पड़े। ध्वनि रेफ्रिजरेटर के पीछे से आ रही थी। वे धीरे से उसकी ओर गए और जब नीचे देखने को झुके तो उनकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। वह पूह था। वह कुछ चबा रहा था। पूह ने उन्हें देखा और भागने का प्रयत्न किया, परंतु तेज ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। उन्होंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर ऊपर छत की ओर देखा, जहां मेरी देह थी। जो आशा उनके मन से लुप्त हो गई थी, वह उन्हें फिर से प्राप्त हो गई। वे पूह को अपने हाथों में लिए हुए मुझे देखने हेतु पुनः ऊपर आए। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें हार्ट मॉनिटर की ध्वनि सुनाई देने लगी। उनके पगों के साथ उनके हृदय के स्पंदन ने भी गति पकड़ ली। फिर उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, जहां मेरी मॉनिटर मेरे स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित कर रहा था। रेखाएं अब सीधी नहीं थी। मैं श्वास ले रही थी। उनका हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि पूरे कक्ष में उसकी धुन गूंज रही थी। मैं ठीक हो रही थी। तेज मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही मैंने अपने नेत्र खोले, उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने कांपते होठों को मेरे पोर पर रख दिया। मुझे तब ज्ञात नहीं था कि मैं मृत स्थिति से पुनर्जीवित हुई थी। नींद की गोलियों का उनीदापन अभी भी इतना तीव्र था कि मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। ये स्थान पूरे देश में बिखरे हुए हैं। इनमें से मानसरोवर एक था जो नष्ट हो गया है। अब 8 गुप्त स्थल शेष रहते हैं, जिनमें से अब तक मैंने अग्रवन के तेजो महालय, कंकाल झील और भीम कुंड में उपस्थित गड्ढे की व्याख्या कर दी है। वेदव्यास ने स्वस्थामा और ओम से कहा, जो ऋषभ के साथ वापस आ गए थे। वे कौन सी जगह हैं और कहाँ स्थित हैं? बृहस्पति की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह कभी कैलाश पर्वत से बाहर नहीं गया था। इस प्रश्न का उत्तर ओम ने वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से दिया। अग्रवन उत्तर प्रदेश के आगरा का पूरा नाम है तथा तेजो महालय वह है जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। कंकाल झील उत्तराखंड के रूप कुंड में स्थित एक विचित्र झील है। भीम कुंड मध्य प्रदेश में एक रहस्यमय जलाशय है, एक प्राकृतिक जल का कुंड जो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों को तृप्त करेगा जिनके पास रहस्यमय स्थानों में गहरी खुदाई करने की तीव्र इच्छा हो। आपको इस सब का ज्ञान कैसे है? मिलारेपा ने एकाएक वेदव्यास से पूछा। ध्वनि ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में तैरती रहती है। मैं अब तक की हर ध्वनि तथा हर शब्द को कभी भी सुन सकता हूँ और जिन स्थानों का शोध करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, उनके संबंध में 3 स्थान समझने में मैं सफल रहा हूँ। ऋषि ने शांति से उत्तर दिया। 2 वर्धमान चंद्रों की अवधि इनमें से किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है। हम कैसे जान सकते हैं कि उनका अग्रिम आक्रमण कहाँ होने वाला है? मिलारेपा ने प्रश्न किया। वेदव्यास उनके सामने आने वाली चुनौती के बारे में समान रूप से चिंतित दिख रहे थे। मुझे किसी यात्रा क्रम का ज्ञान नहीं है, फिर भी संभव है कि ऐसा कुछ हो। परशुराम ने कहा, हे बुद्धिमान ऋषि, यदि आप यात्रा क्रम से अज्ञात हैं तो ऐसा कुछ होने की संभावना न्यून है। बृहस्पति, मेरी इच्छा है कि तुम रूप कुंड पर दृष्टि रखो।
सभी संभावित स्थानों में से केवल वही मनुष्यों से रहित है। यद्यपि तुम्हें सावधान करना होगा, क्योंकि तुम्हारी हठीली काया का छिपा रहना कठिन है और हम में से शेष व्यक्तियों को जितना संभव हो उतना गुप्त रहना होगा। बृहस्पति इस उत्तरदायित्व से प्रसन्न हो गया था, क्योंकि उसे ज्ञानगंज से बाहर निकलने और उपन्यास परिदृश्य देखने का अवसर मिल गया था। मिलारेपा, आप ताजमहल जाएं, ऐसी पोशाक पहने जो आपको ढके और अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी हरी त्वचा को अगोचर बनाने के लिए करें। यह अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आपको भीड़ में सरलता से मिश्रित होना होगा। और मैं भीमकुंड जाऊंगा, यह मध्य भारत में है, वे वहां से उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, अंतिम अर्धचंद्र में 3 रात्र का समय है। हमें उस रात्र या उससे पूर्व अपने अपने निर्धारित स्थानों पर उपस्थित होना चाहिए। बृहस्पति और मिलारेपा, स्मरण रहे, एक बार जब हम कैलाश से बाहर आ जाते हैं, मनुष्यों के मध्य हमें तब तक किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना है जब तक कि वही एकमात्र अंतिम उपाय न हो। अर्थात बृहस्पति, न तुम उड़ोगे और न दहाड़ोगे। मिलारेपा, किसी मायावी शक्ति का प्रयोग न करें और मैं किसी भी प्राचीन अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। वेदव्यास, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने ध्यान के माध्यम से नागेंद्र की योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करें। शीघ्र ही सब अपना कार्य करने लगे। ओम परशुराम के पीछे चलने लगा और पूछा, मेरे लिए आपके क्या आदेश हैं? परशुराम की दृष्टि ओम से हटकर अश्वत्थामा पर गई। तुम्हें क्या लगता है कि अश्वत्थामा को किसी भी स्थान की रक्षा के लिए क्यों नियुक्त नहीं किया गया? क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा भी आवश्यक है। नागेंद्र और उसकी अमरता के मध्य एकमात्र बाधा तुम्हारा रक्त है और तुम अभी स्वयं इसकी रक्षा करने हेतु तैयार नहीं हो। अपना प्रशिक्षण शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करो। परशुराम के जाते ही अश्वत्थामा और ओम ने एक दृष्टि साझा की। उस समय नागेंद्र और उनके साथियों ने घने अछूते बनों, कलकल करते झरनों, घास के मैदानों को पार किया और अपने पथ में पुनः हिमालय पर्वत की आश्चर्यजनक व प्रबल सफेद चोटियों को देखा। उन्होंने वक्र पथों का सामना किया और राशि रात्र के आकाश में बिखरे हुए अरबों सितारों के नीचे ठंडी हवाओं का सामना किया। उन्हें हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन की वन भी दिखाई दिए, जहां रोडोडेंड्रॉन के फूल खिले हुए थे। वे 16,999 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके त्रिशूल पर्वत की गोद में बसे जल निकाय की ओर बढ़ रहे थे। रूपकुंड हिम नदी झील इतनी समीप थी कि उन्हें अब वह दूर से दिखने लगी थी। अर्धचंद्र से 3 दिन पूर्व वे अपने गंतव्य पर पहुंचने ही वाले थे। नागेंद्र एलएसडी एवं परमल की ओर मुड़ा, जो उसके ठीक पीछे चल रहे थे, और रूपकुंड की जमी झील की ओर संकेत किया। तुम जिसे देख रहे हो उसे मिल्टी लेक कहते हैं, जो झील के तल पर पड़े मानव कंकालों के लिए जानी जाती है, जो बर्फ पिघलने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नागेंद्र ने अपने थैले से प्राचीन धातु की वही गोल बोतल निकाली। रूपकुंड की रहस्यमयी झील को घूरते हुए उसने एक हाथ से बोतल पकड़ी और एलएसडी के पेट को सहलाते हुए मुख पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर कहा, उसी स्थान पर एक नए जीवन का विचार करना जहां मैंने कुछ तथाकथित अच्छे लोगों को मृत कर दिया था, विचित्र रूप से आनंददायक है। एलएसडी जिस स्थान पर खड़ी थी वहां से वह बिखरी हुई हड्डियों को देख सकती थी और स्वयं को यह पूछने से नहीं रुक पाई, तो आप इस नरसंहार की वास्तविक कथा जानते हैं? नागेंद्र ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी दुष्टता के स्मरण में एक कट मुस्कान उसके मुख पर झलकने लगी। अब जब तुम्हारे पास वह है जिसकी मुझे तुमसे इच्छा थी, तो तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के योग्य हो। उन कंकालों के बारे में जितने भी मान्यताएं हैं, उनमें से एक सत्य है कि मैंने इन सभी का वध किया है। मेरी स्मृति में इस स्थान की सबसे उत्तम स्मृति उस पुरुष के शव को घसीटने की है जिसे मैंने इस बोतल से मारने के पश्चात सबसे अधिक घृणा की थी। वह कौन था? एलएसडी, मुझे पूर्ण रूप से जानने के लिए तुम्हें कुछ और जन्मों की आवश्यकता होगी। उसके लिए प्रतीक्षा करो। नागेंद्र मुस्कुराया। कुछ जीवन, जैसे कि वह अगले जन्म में यह सब याद रखेगी और वह इसका उत्तर देगा। परमल ने विचार किया, जो वहीं खड़ा था। परमल मौन रहकर उनकी ओर देखता रहा। एक अर्ध मुस्कान के पीछे अपनी उदासीनता को छिपाने में असफल प्रयत्न के साथ एलएसडी ने विषय परिवर्तित करने हेतु एक और प्रश्न पूछा, हमारे लिए क्या आदेश है? परमल के पास भी बहुत प्रश्न थे, परंतु इस बार वे नागेंद्र के लिए नहीं थे
और एलएसडी यह भांप सकती थी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।